भविष्य में ऐसे बचेगी अब जिंदगी। लॉकडाउन से बना ये फार्मूला, प्रदूषण अब ऐसे ठीक होगा। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज की तारीख आप विशेष रूप से नोट कर लें, 9 मई सन 2020। यह मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आज राष्ट्र हित में देश को एक ऐसा फार्मूला बताने जा रहा हूं जो कि अब तक किसी ने भी ना बताया होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप सहित और सभी बुद्धिजीवी और समझदार लोग मेरे इस फार्मूले की सराहना जरूर करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं किसी लॉजिक के बिना कोई वीडियो नहीं बनाता, फिर चाहे वो रियल एस्टेट से रिलेटेड हो या फिर किसी सामाजिक मुद्दे से। मेरी इस वीडियो में भी बहुत बड़ा लॉजिक है जिसे मैंने सटीक आंकड़ों सहित बताया है। मैं समझता हूं कि देश हित में आप मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मेरी यह वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो सकती है, लेकिन आप इसे आखिरी तक जरूर देखें और मुझे बताएं जरूर कि मेरे द्वारा राष्ट्र हित में बनाया यह लॉजिकल फार्मूला आपको कैसा लगा। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. दोस्तों, आप आज मुझे बताएं कि आसान और मुश्किल में क्या अंतर है, क्या फर्क है। जैसे कि एग्जाम के समय अक्सर आप बच्चों को कहते सुनते होंगे कि फला क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल था यार, लेकिन वो दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान था। हम सब भी अपने स्कूल कॉलेज के समय में इसी तरह की बात किया करते थे ना। तो चलिए बताइए, इस आसान और मुश्किल का क्या मतलब? सोच में पड़ गए ना। इसे अगर आप मेरी नजर से देखें, जैसा कि मैं सोचता हूं, तो मेरा मानना है कि दुनिया में कुछ भी, कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल या आसान नहीं होता। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। हां, फर्क सिर्फ यह है कि जो हमें आता है वो आसान और जो हमें नहीं आता वो मुश्किल। इस तरह से फेल और पास क्या है? कोई प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो वह पास, अन्यथा फेल। जैसा कि हमारे देश में बरसों से बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर्स, केंद्र की सभी सरकारों ने गंगा और यमुना नदी की सफाई के प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपया खर्च कर दिए, लेकिन कोई नतीजा नहीं साहब। सबके सब फेल, और सिर्फ फेल ही नहीं, पूरी तरह से फेल। सभी प्रोजेक्ट्स फ्लॉप। और दोस्तों, सिर्फ 1-1.25 महीने के लॉकडाउन का असर आज हम सबके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या, कोई भी जाकर देख सकता है। दोस्तों, मुझे याद है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सन 1984 में गंगा नदी का अच्छे से सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट में गंगा प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई थी, जिसके आधार पर पहला गंगा एक्शन प्लान सन 1985 में शुरू हुआ था, जो कि लगभग 15 वर्ष तक चला, जिस पर उस समय 901 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। ये आंकड़े मेरे नहीं, सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन रिजल्ट 0/0। उसकी असफलता के कारण मार्च सन 2000 में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, लेकिन सफाई के नाम पर दूसरे अलग अलग नामों से कई परियोजनाएं जारी रही, जिसमें अप्रैल 1993 में 3 और नदियां, यमुना, गोमती और दामोदर को भी इसमें साथ ले लिया गया। इसके बाद शुरू हुआ गंगा एक्शन प्लान 2, यानी कि गंगा एक्शन प्लान 2 की शुरुआत हुई। इस प्लान में भी पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी गंगा और यमुना नदी की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। सन 1995 से लेकर सन 2014 तक, 1995 से 2014 तक के आंकड़े अगर हम देखें, तो गंगा की सफाई की इन सभी परियोजनाओं में लगभग 4168 करोड़ रुपया खर्च किया गया। जी हां, 4168 करोड़। यह सब मैं अपने पास से नहीं बना के कह रहा, इसे आप गूगल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर इसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यह सारा का सारा रुपया आप और हमारे टैक्स का पैसा था, वो कहीं ऊपर से नहीं टपका था।
इस सफाई के प्रोजेक्ट में लगी सभी एजेंसियां फेल हो चुकी थी, जिस कारण सन 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस वाई के सब्बरवाल और जस्टिस तरुण चटर्जी ने केंद्र सरकार को बड़ी तकड़ी फटकार लगाई थी। मैंने भी उस समय एक आर्टिकल लिखा था जिसका शीर्षक था मां की गुहार, मेरा दर्द ना जाने को, जो कि उस समय कई समाचार पत्रों की सुर्खियां बना, जिसमें मैंने लिखा था कि किस तरह देखते देखते यमुना नदी हमारे सामने एक गंदे नाले की तरह तब्दील हो गई, जिसका स्वच्छ जल हमने ओक लगाकर पी रखा है। दोस्तों, दरअसल मैं यमुना नदी के बिल्कुल पास दिल्ली के डुल्लो कैसल नंबर 2 स्कूल से पढ़ा हूं और मैंने अपने बचपन में बिल्कुल स्वच्छ यमुना नदी को देखा है और अपने सामने ही समय के साथ साथ उसे गंदे नाले में तब्दील होते भी देखा है। और आज फिर से बिना कुछ किए हम इस लॉकडाउन के कारण इन दोनों नदियों में स्वच्छ जल और यहां तक कि उसका तला तक देख सकते हैं। फिर से ओक लगाकर पानी पी सकते हैं, जैसे कि हम 40-50 वर्ष पहले पिया करते थे। दोस्तों, लॉकडाउन में खाली समय का सदुपयोग करते हुए देश हित में यह सब अच्छे से देख और समझकर मैंने यह फार्मूला बनाया, जो कि मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन पहले बात करते हैं देश में हजारों करोड़ रुपया जो कि जल और वायु प्रदूषण को ठीक करने के नाम पर खर्च हो चुका है, जिसका आज तक का रिजल्ट 0/0। भावी सरकार ने सन 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया, फिर से हजारों करोड़ रुपए का बजट बनाया गया। लगने लगा कि शायद अब सफलता मिल जाएगी, लेकिन शुरू में कुछ आंशिक सफलता मिलने के बाद फिर वही ढाक के 3 बात। जहां तक वायु प्रदूषण का सवाल है तो बिना सोचे समझे 10 वर्ष पुरानी डीजल की गाड़ियां बंद करवा दी गई, लेकिन वायु प्रदूषण का रिजल्ट 0। सारी बसें, सारे ऑटो सीएनजी में कन्वर्ट कर दिए गए। देश की राजधानी दिल्ली है, सभी को सीएनजी के पंपों की लंबी लंबी लाइनों में लगवा दिया गया, लेकिन वायु प्रदूषण का रिजल्ट 0। राजधानी में पॉल्यूशन वाली सारी फैक्ट्रीज हटाकर उन सभी का करोड़ों रुपए का नुकसान, लेकिन वायु प्रदूषण का रिजल्ट 0। यह हम सबके सामने की बात है, कोई छुपी बात नहीं। अभी आप आगे और देखें, दिल्ली में ऑड इवन के फॉर्मूले से भी पॉल्यूशन कम करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के बार बार आंकड़े मांगने पर भी कि बताओ कि कितना प्रदूषण कम हुआ, कोई सटीक आंसर नहीं। आंसर तो तब दिया जाता ना जब वायु प्रदूषण कम हुआ होता। इतना तामझाम करने के बाद सभी बड़ी बड़ी एजेंसियां फेल, करोड़ों का नुकसान करने के बाद प्रदूषण कम होना तो दूर की बात, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से तो वायु प्रदूषण हम सबको आंखों से साफ साफ दिखाई देने लगा था, सांस घुटने लगी थी। देश की राजधानी दिल्ली में इस बढ़ते भयानक वायु प्रदूषण को देखते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा को 18 जनवरी सन 2019 को दिल्ली के एक पॉल्यूशन केस की सुनवाई के दौरान मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि पहले तो मुझे दिल्ली में रहना अच्छा लगता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि यह पूरी तरह से गैस चैम्बर बन चुका है और मैं खुद रिटायरमेंट के बाद दिल्ली छोड़ दूंगा। दोस्तों, जस्टिस के ये कहने के कुछ मायने होते हैं। इसके कुछ दिन पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को इसी पॉल्यूशन के चलते कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि शासन में बैठे लोग तिकड़मबाजी करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस गंभीर समस्या का हल कोई भी नहीं निकाल रहा। उस समय भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था दिल्ली में पॉल्यूशन की मार, जो कि 14 नवंबर सन 2019 को मेरे इसी चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा पर प्रसारित हुई, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की थी कि अगर दिल्ली में प्रदूषण का यही हाल रहा तो देखते ही देखते प्रॉपर्टी की कीमतें जमीन पर आ जाएंगी। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप कृपया उस वीडियो को भी जरूर देखें, जिसे देखकर आप समझ सकेंगे कि फेस मास्क सिर्फ अब कोरोना के समय ही नहीं, उस समय भी लगाना जरूरी हो गया था, जिसे आज शायद हम सब भूल चुके हैं, क्योंकि हमें भूलने की भी तो एक बीमारी है ना, भूल भी तो हम बहुत जल्दी जाते हैं। खैर, जो करोड़ों रुपया खर्च करके भी ना हो सका, वो 1 महीने के लॉकडाउन से बिना 1 रुपया भी खर्च किए हो गया। हवा बिल्कुल साफ, शुद्ध, आसमान शीशे की तरह साफ हो गया। पंजाब में तो 200-300 किलोमीटर की दूर तक की पहाड़ियां दिखने लगी, जो आज तक पॉल्यूशन के चलते किसी ने भी ना देखी थी।
पक्षी फिर से चहचहाने लगे, मोर घर की चौखट पर बेरोक टपकाने लगे। यह अभी पिछले दिनों हमारे घर के बाहर का, यह दिल्ली के पश्चिम विहार का यह दृश्य है। जंगल के मासूम जानवरों को दुनिया की सड़कों पर हम सब ने देखा। यह सब क्या, कैसे हो गया? इसके लिए हमें कुछ देर के लिए कोरोना महामारी को भी पॉजिटिव तरीके से, पॉजिटिविटी के चश्मे से देखना होगा कि हे कोरोना, शुक्र है तेरा, अगर तू हमारे देश में ना आता तो हम इस घटिया राजनीतिक इच्छा शक्ति के काले चश्मे से आगे भविष्य में भी अपने खून पसीने की कमाई के इकट्ठा किए गए टैक्सों के अरबों खरबों रुपए बर्बाद करते रहते, और होता फिर वही ढाक के 3 पात, यानी कि ठन ठन गोपाल। लोग इसी तरह जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ना जाने कितने तरह के प्रदूषण से मरते रहते, और हमारी आने वाली अगली पीढ़ी पूरी तरह से विकलांग हो जाती। काफी हद तक इसकी शुरुआत तो दोस्तों हो ही चुकी थी ना। अब आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि वो कौन सा फार्मूला मैंने बनाया जिससे यह सब पॉल्यूशन हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। अगर देखा जाए तो अपने इस फार्मूले को बताने का यह समय एप्रोप्रिएट तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो देश की आधी से अधिक जनता लॉकडाउन से पूरी तरह बाहर भी नहीं आई और लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। इसलिए इस समय आपको मेरा बनाया यह फार्मूला शायद एक बहुत कड़वी दवा की तरह लगेगा, लेकिन दोस्तों किया क्या जाए? जिंदा रहने के लिए, अपनी भावी पीढ़ी को पॉल्यूशन से होती विकलांगता से बचाने के लिए यह कड़वी दवाई तो हमें अब हर वर्ष पीनी होगी। जी हां, हर वर्ष। अब आपकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई होगी कि भाई ऐसा कौन सा फार्मूला तैयार कर लिया आपने। तो दोस्तों यह फार्मूला है 21 डेज फुल लॉकडाउन। चौंक गए ना? जी हां, 21 डेज well planned full lockdown in every years and for coming years। जी हां, हर वर्ष पूर्ण नियोजित तरीके से 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। झटका लगा ना? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस समय आपको यह बहुत कड़वी दवा की तरह लगेगा, क्योंकि लगातार 1.5 माह से ऊपर, यानी कि 45 दिन से भी ज्यादा दिनों तक अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान तरीके से जिंदगी में पहली बार घर की 4 दीवारी के भीतर रहते रहते हर इंसान अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। लेकिन दोस्तों, आप अगर ठंडे दिमाग से मेरे इस बात पर विचार करेंगे, इस फार्मूले को बनाने के जब लॉजिक सुनेंगे, तो आप खुद ही मेरे द्वारा बनाए इस फार्मूले को एप्रिशिएट करेंगे। इसके लिए मैंने लॉकडाउन के दौरान लगभग 300 से भी अधिक अलग अलग फील्ड के अपने मित्रों से फोन पर डिस्कस किया। अधिकतर ने जब मेरे इस फार्मूले को सुना तो इसमें अपनी सहमति जताई, जिनमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी, साइंटिस्ट, किसान, जजेस, बिजनेसमैन और बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग भी थे। कई मित्र तो इतने लंबे समय तक घर की 4 दीवारी में कैद से परेशान, नेगेटिविटी से भरे हुए थे। बोले, भाई कौन सुनता है हमारी बात, कुछ दिन बाद फिर वैसा का वैसा सब शुरू हो जाएगा, देश तो यूं ही चलेगा, यहां कोई सुधरने वाला नहीं, कोई सुधर नहीं सकता। एक मित्र ने कहा कि लगातार 21 दिनों के बदले इसे एक दिन छोड़कर एक दिन, या हफ्ते या महीने में एक दिन का बंद रखें तो भी तो चल सकता है। और यह बात बहुत से मित्रों ने मुझे कही, बहुत से मित्रों ने इसी तरह का मुझे सुझाव दिया, लेकिन मैंने जब उन्हें इस पर अपना तर्क दिया तो वो बोले कि आप ठीक कह रहे हैं। दोस्तों, आपके मन में भी शायद यही बात आ रही होगी कि इसको हम अल्टरनेटिव डेज भी तो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा लॉजिक भी सुनिए, क्योंकि लॉकडाउन के समय किसी भी तरह का पॉल्यूशन खत्म होता देख अब हम सब यह तो मानेंगे ही कि मैंने जो बात बताई, जो फॉर्मूला बताया, उसके अलावा देश में पर्यावरण को दुरुस्त करने का और कोई उपाय है ही नहीं। क्योंकि हजारों करोड़ रुपया खर्च करके हमने सारे उपाय, सारी लीपापोती करके देख ली, हम विफल रहे। मैंने लगातार 21 दिन बंद का जो तर्क दिया वो यह है कि हम सब मिलकर इस युग में नेचर को, प्रकृति को एक तरह से बिना रुके लगातार घायल कर रहे हैं। चाहे वो पेड़ों की कटाई करें, कंक्रीट के बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर हो, या नदियों में छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज का कचरा फेंक के हो, या फिर
वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएं से हो, लेकिन हम नेचर को हील होने का, अर्थात प्रकृति को अपने घाव भरने का, उसे इलाज करवाने का समय ही नहीं दे रहे। दोस्तों आप ही बताइए, कोई भी व्यक्ति यदि किसी एक्सीडेंट के पश्चात घायल अवस्था में हो और आप उसका उपचार ना करवाएं तो क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं ना। तो लॉकडाउन से पहले हम और आप नेचर के साथ भी तो यही कर रहे थे ना। अब मेरा दूसरा तर्क यह है कि यदि किसी व्यक्ति की टांग पर गहरी चोट लग जाए, डॉक्टर उसे प्लास्टर चढ़ा देता है और उसे 1 महीने के लिए रेस्ट करने को कहता है, तो क्या वो इंसान डॉक्टर से यह कह सकता है कि डॉक्टर साहब लगातार 1 महीने का रेस्ट ना कर, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1 दिन छोड़कर 1 दिन या 1 हफ्ता छोड़कर 1 हफ्ता, इस तरह भी मैं 1 महीने का रेस्ट कर सकता हूं क्या? तो आप ही बताइए, यह कोई तुक बनती है क्या? इस तरह से जब इंसान भी ठीक नहीं हो सकता दोस्तों, तो नेचर को कैसे ठीक किया जा सकता है? इसलिए मैंने कहा कि हर वर्ष वेल प्लान 21 डेज, 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन, कोई इवेंट बट नहीं, वेल प्लान। ये मैंने इसलिए कहा कि उससे इंसान को पता होगा कि मैंने सिर्फ 21 दिन का सामान ही स्टॉक में रखना है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे अब तो लोगों ने 6-6 महीने का सामान जमा करके रख लिया। उन 21 दिनों में लोग सिर्फ वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे, कोई भी बिना किसी कारणवश बाहर नहीं निकलेगा। उस दौरान सरकार द्वारा सारे छोटे बड़े शहरों को अच्छे से सैनिटाइज किया जाएगा, नदियों और झीलों की सफाई की जाएगी, सड़कों को, रेल की पटरियों को और ऐसी बहुत सी चीजों को ठीक किया जाएगा। हर वर्ष उस निर्धारित समय से पहले जो किसी भी कारणवश अपने घर से दूर हैं, वह अपने घर जाना चाहें तो वह जा सकते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ये आप सब जानते हैं, जो कि धीरे धीरे हम कृषि के क्षेत्र में अपना अस्तित्व खत्म करते जा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए बाहर सिर्फ कृषि से रिलेटेड काम करने की छूट दी जाए। दोस्तों मैंने तो यह बेसिक फार्मूला दिया है, सरकार चाहे तो राष्ट्र हित में कुछ और भी ऐसी कई चीजें इसमें जोड़ सकती है जिससे कि पर्यावरण ठीक हो जाए। मकसद तो पर्यावरण ठीक करने का ही, और जो योजनाएं पहले से चल रही है उन्हें भी साथ साथ चलने दें। इन 21 दिनों को सरकार चाहे तो बाकी बचे 11 महीनों में या 21 छुट्टियां कम कर सकती है, उनमें डिवाइड कर सकती है। दोस्तों मैंने पिछले लगभग 35 से 40 दिनों तक इस बारे में बहुत स्टडी की, लेकिन इस फार्मूले के अलावा मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं समझ में आया जिससे कि हम अपने को और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को इस प्रदूषण रूपी राक्षस से बचा सके। हाँ, सरकार अपने ढंग से बाकी अन्य समस्याओं को देखते हुए या इससे संबंधित अन्य दिक्कतों को देखते हुए मेरे इस फार्मूले के प्रारूप को बदल सकती है। जनता से इस बारे में ओपिनियन भी ली जा सकती है, इसमें फिर बदल भी किया जा सकता है, लेकिन यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे इस बेसिक फार्मूले के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं जिससे कि सभी बड़े शहरों में पर्यावरण से पॉल्यूशन को खत्म किया जा सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या सजेशन है? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। यह देश हित के लिए है और मेरी इस वीडियो को हर उस बुद्धिजीवी तक पहुंचाएं जो अपनी और अपनी भावी पीढ़ी की जिंदगी के लिए कुछ अच्छा सोचता हो। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।